आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर की बहुत सारी खबरों के बीच यहाँ पर मैं रवि शर्मा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी दुर्घटना जो इस वक्त देश को दहलाने वाली स्थिति हो गई है, जहाँ पर देश बिहर रहा है, वहाँ पर बड़ी अलग अलग तरह की कवायदें भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, कुलगांव, जम्मू कश्मीर, एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, कहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये केवल कहानियों के माध्यम से अलग अलग जगहों से अलग अलग जुबान से सुनने को मिल रहे हैं। हकीकत क्या है? क्या वास्तव में ऐसा ही कुछ है जो पर्दे के सामने दिख रहा है, या फिर कहीं कुछ और है? इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। धीरेन्द्र पुंडीर जी, सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार रवि जी। धीरेन्द्र, ये बताइए मुझे कि आप तो लंबे समय से ग्राउंड जीरो से जुड़े रहते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर का पुलगांव का जो घटना दिख रहा है सामने, क्या वास्तव में वही है जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम? देखिए, एक लंबी कहानी है। कश्मीर जो है कई सारे फेज से गुजरता है, और जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि गांठ के अंदर गांठ होती है, जिसको 60 गांठ भी कहा जाता है, उस तरह की चीजें आपको कश्मीर में दिखाई देती हैं। कश्मीर में कोई भी चीज सीधी नहीं है। जो हो रहा है, जो उसके पीछे चल रहा है, उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन जो आंखों के सामने है वो ये है कि वो लोग, जो 28 लोग मारे गए हैं, वो हिंदुस्तानी थे, जिनको वहां धर्म पूछ कर मारा गया, जिसमें से एक मुस्लिम नवयुवक है जो वहीं का था। अब उसके बारे में अलग अलग कहानी आ रही, चूंकि ऑफिशियल वर्जन अभी दे नहीं रहे हैं, तो अलग अलग जगह से जो भी कहानी है, उसमें से एक कहानी ये है कि उसने उनको बचाने की कोशिश की, तो उसको उन्होंने, आतंकियों ने गोली से भून दिया। लेकिन जो मेजर बात है, वो आके पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं या नहीं है, यहाँ तक कि पैंट उतराने की बात भी आई, और इसके अलावा आईडी कार्ड देखने की बात की गई। इतने सारे अलग अलग, मतलब ये। मुझे ये बताइए, जो धर्म की बात हो रही है, आईडी कार्ड देखने की बात हो रही है, इसके पीछे जो वास्तव में हम देख पा रहे हैं वही है, या कोई हिडन भी कहीं नजर है जिसको कि शायद आम लोग न देख पा रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें रवि, सबसे बड़ा जो आप इशारा कर रहे हैं उसको अगर आप साफ करें कि आप किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो लोग देख रहे हैं और जो सामने आ रहा है, तो साफ तौर पे है कि एक पर्यटन को सरकार, अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं हुआ है, जब गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे, और उन्होंने इस बात की बड़ी वाह वाह भी ली कि साहब, हम लोग देखिए कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, और ये सब खत्म हो गया, कुछ समय की ही बात है। और ज्यादातर अगर इस चीजों में देखें, तो हम लोग ये देखते हैं कि सब लोग, जो बढ़ा है टूरिज्म, उसकी बड़ी बात करते हैं। जैसे टूलिप गार्डन का ही अगर उदाहरण दें, तो जब वो खुला मार्च में, 26 दिन के अंदर उसके अंदर 8,10,000 टूरिस्ट उसको देखने गए, जो एक रिकॉर्ड है, हर बार रिकॉर्ड है। करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, और इसको शायद सरकार को लगता है कि ये एक जो नॉर्मलेंसी है, उसके लिए एक बड़ा कारक है। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सरकार को माननी चाहिए, या सरकार की इस बात पर इतना ध्यान उनको रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा कश्मीर के अंदर कई कई फेजों में आता रहा है। 2000 से अगर आप गौर करेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, कई कई साल तक बहुत लंबी शांति रही। यानी 2009 का जब मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, उस वक्त आराम से तमाम गांव में घूमते हुए मैंने इलेक्शन कवर किया। उसके बाद वहाँ लगा कि सब नॉर्मलेंसी हुई, और लेकिन उसके जस्ट बाद आप देखिए कि 2016 के बाद, बुरहान वानी के खात्मे के बाद, पूरी तरह से कश्मीर उबल गया, तमाम लोग हुए, पैलेट्स गन के शोर मचाए गए, और तमाम चीजें की गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार, जो कुछ उसने बहुत अच्छे काम वहाँ हुए हैं, जो सोचे नहीं जा रहे थे, लेकिन वो 2019 से पहले की कहानी है। लेकिन कश्मीर में सारी कहानियां वहां जाके रुक जाती हैं, जहां सरकार को ये फैसले लेने होते हैं कि अब इसके अंदर फंडामेंटली चेंज किया जाए। यानी आपको डेमोग्राफी। धीरेन्द्र, मुझे एक चीज और बताइए आप कि ये जो अभी के जो सिनारियो है, या ये वक्त है, जैसे कुछ बातें और आ रही है कि अभी तो जो बड़े यात्रा का समय, या फिर पर्यटन का जो बड़ा समय जिसको कहते हैं, ज्यादातर संख्या में लोग आने वाले हैं, उसमें समय बचा हुआ है।
और यदि इस तरह की घटना उस समय होती तो बहुत ज्यादा और तबाही होती। लेकिन ये जो समय वाला जो बात आ रहा है कि अब इस वक्त, क्या ये वक्त कहीं पर किसी विषय को जोड़ रहा है क्या? देखिए, ये वक़्त तो अगर आप गौर करेंगे तो अभी 1 हफ़्ते से पहले आप्रवासी पाकिस्तानियों को, यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको वहाँ उनके सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने एक बड़ी जो है तकरीर की उन्होंने, और उसमें बाकायदा कुरान शरीफ का हवाला देते हुए ये कहा साफ तौर पे कि हिंदू एक अलहदा कौम है, मुसलमान एक अलहदा कौम है, पाकिस्तान को आप मत भूलिएगा, पाकिस्तानी कहानी अपने बच्चों को बताओ, हमने उनके उसके लिए संघर्ष किया, ट्रेडिशन से लेके तमाम चीज़ों में है। वो हालांकि डीएनए बताना भूल गए कि ये भी अलग है या नहीं, और या धर्मांतरण के साथ ही होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर है 99% इधर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जो साउथ एशिया है उसमें वो तमाम लोग, दक्षिण हमारे यहाँ जितने भी हैं वो तमाम लोग हिंदुओं के कन्वर्ट हैं, जो इस्लामिक अटैक के वक्त हुए, जो डर से हुए या दूसरे तरीक़ों से हुए, इससे अलग कहानियाँ हैं। लेकिन वो एक बयान था जिसको ये लगा, बहुत सारे लोगों ने उसको इंटरप्रेट भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, कि ये किसी बड़े हमले की तरफ संकेत दे रही है सेना। इसके साथ साथ आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान इस समय इतनी प्रॉब्लम्स में है कि उसको सेना सबसे ज़्यादा, बहुत अलग अलग समय पर सेना भी वहाँ पाकिस्तान में अलोकप्रिय होती है, फिर वापस आती है। उस तरह के संकट के वक्त ये जो दौर है, इस वक्त इमरान खान के सामने सेना जो है कमज़ोर पड़ रही है। बलूचिस्तान में है, वहाँ एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, उनको भी याद होगा आपको उस भाषण में कहा। तो सिर्फ ये ही नहीं है, उन्होंने उनके इशारे भी थे, और दूसरा कश्मीर बहुत तेजी से नॉर्मल तो हो रहा था, ये तो कहना पड़ेगा 370A के हटाने के बाद, 370 के बाद और एब्रोगेशन के बाद और 35 से हटाने के बाद ये लग रहा था कि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। हालांकि मुझे लगता है ये आम आदमी को लगते रहना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस पर बहुत ज्यादा रिलाई करेंगी, मुझे शक था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट मैंने जैसा पहले बताया कि वो आते रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस समय पूरी ताकत के साथ जम्मू में कई दिनों से अलग अलग अटैक हो रहे हैं, यानी जो लंबे समय से शांत पड़ा था इलाका, जो डोडा, किश्तवाड़, रियासी, इस पूरा इलाके में आपको दिखेगा, अब उन्होंने वो वाला इलाका जो है एक्टिव किया था। यानी पूरा जो टेररिज्म का जो हॉट बेड था साउथ कश्मीर, वो पुलवामा के बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई और पूरी ताकत के साथ सरकार ने उनके फाइनेंसिंग, जो टेरर फाइनेंसिंग थी, उस पर अटैक किया, जो कि कश्मीर में कभी हुआ नहीं था। कश्मीर में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं रवि, अगर उसके इतिहास को सुनेंगे तो दर्शक शायद आश्चर्य में भर जाएं कि जिस आदमी ने कांग्रेस की वहाँ पहली बार वो किया, जहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उससे पहले वो प्रो पाकिस्तानी उसमें मूवमेंट में शामिल थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाद में टूरिज्म के डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए, जिसको स्पाइंग में जेल में भेजा गया था। तो ऐसी बहुत कहानियां हैं। उन सब के बावजूद मुझे लगता है कि ये जो हुआ इसमें लापरवाही, कहीं ना कहीं चूक तो है ही, लेकिन ओके धीरेन्द्र, इस पर हम पूरी चर्चा और करेंगे आपसे। इस बीच एक बाइट आ रही है हमारे पास में रविंद्र रैना की। हम पहले वो बाइट एक बार देख लेते हैं कि आखिर रविंद्र रैना इस पूरे मसले पर जम्मू कश्मीर से कह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है, और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी
देखिए किस तरह से रविंद्र नैना ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की किसी भी घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र मुझे ये बताइए कि ये पूरा का पूरा मामला, एक तरफ आतंकवादी हमला होता है, नंबर्स हम कहीं पर भी अभी तक इसलिए पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से श्रद्धांजलियां भी दी जा रही हैं, एक तरफ से राजनीतिक तौर पर बयान भी आ रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा, या मैं अपने दर्शकों को ये कहूंगा कि धीरेन्द्र जी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि इस पूरी घटनाक्रम में वास्तविक मोटो क्या रहा हो सकता है। धीरेन्द्र, देखिए इसमें दो चीजें तो क्लियर कट दिख रही हैं। एक तो ये कि जो एक बड़े समय से कश्मीर में एक चीज की कमी आपको झलक रही थी, रवि, चूंकि मैं उसको लंबे समय से कवर करता रहा हूँ इलेक्शन से लेके तमाम जगह, कि वहाँ एक जो प्रो इंडियन खेमा था, जो प्रो इंडिया था, जो आज़ादी के बाद से ही लंबे समय से इंडिया में रहने का हिमायती था, मन से था, और वो बहुत बार खड़ा होता था। वो लंबे समय से, चूंकि जो भी सरकारें आई वहाँ, और ख़ास तौर से 80s के बाद तो ये तय हो गया था कि वहाँ जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते थे या आतंकियों की हिमायत करते थे, उनको अनड्यू वेटेज मिल रहा था और ये सप्रेस हो रहे थे लगातार था, क्योंकि वहाँ सरकारी अधिकारियों से लेकर बहुत सारे लोगों का सीधे तौर पर संदिग्ध था, जो उनकी भारत के प्रति निष्ठा थी वो संदिग्ध थी, और वो जो भारत का समर्थन लेने वाले थे धीरे धीरे अकेले पड़ते चले गए। और फिर जब उन्होंने देखा कि उनको इस बात की सजा भुगतनी पड़ रही है कि वो हिंदुस्तान का झंडा वहां उठाकर या उसके पक्ष में बोलते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे किनारा कशी कर ली। 370 के एब्रोगेशन, पुलवामा के अटैक के बाद जिस तरह से रिएक्शन दिया हिंदुस्तान ने, और पाकिस्तान उस पर एक बेबस कंट्री की तरफ से दिखाई दिया, जो अभी भी भाषण दे रहा था कि जुगलर वेन थी, जुगलर वेन है, जुगलर वेन रहेगी। लिहाजा उस समय पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं था। अभिनंदन को वापस करना पूरी दुनिया के सामने, तो पाकिस्तान की पूरी छवि कश्मीर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी जो बाहुबली होने की छवि थी कि वो अंदर घुस जाएगा, उसके पास न्यूक्लियर है, तो हिंदुस्तान एक लेवल के बाद एक लड़ाई नहीं कर पाएगा। और ये बात 26/11 के हमले में देखा था कि किस तरह से मनमोहन सिंह कोई एक्ट नहीं कर पाई थी, वो सरकार एक तरह से घुटनों के बल बैठी रही थी। उस वक्त आप ये सोचिए कि गृह सचिव हिंदुस्तान का मुरी में फंस गया, यानी जो हिंदुस्तान का गृह सचिव मधुकर गुप्ता थे वो उस वक्त वहां पाकिस्तान से बात करने गए हुए थे। तो पूरे देश को इतनी बेइज्जती के साथ बेवकूफ बनाया था पाकिस्तान ने, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी यही एक माइंड में था कि कहीं ये युद्ध जो है कन्वेंशनल वार से होता हुआ न्यूक्लियर वार पे ना चला जाए। लेकिन पुलवामा के अटैक के बाद जिस तरह भारत सरकार ने भारतीय सीमाओं को पार करके उस थ्रेशोल्ड को तोड़ा, और उसके बाद ये पाकिस्तान की छवि यहाँ धूमिल हुई, तो जो प्रो इंडियन लोग थे उनको धीरे धीरे एक आत्मविश्वास आया। फिर आपने देखा कि जिस तरह से कश्मीर में बिजनेस भी बढ़ा, वो भी बढ़ा। एक तो वो चीज तोड़नी थी, हालांकि उसके बाद से लगातार आप धीरेन्द्र, आपने इसमें बहुत सारी बातों के साथ में अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाने की बात हम समझ पा रहे हैं। दूसरा, आपने 26/11 जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया। 26/11 का जो मास्टरमाइंड है वो फिलहाल भारत में है, और इसके साथ साथ देश के बाहर से जुड़ा हुआ और आतंकवादी संगठनों के साथ साथ देश के अंदर भी इस वक्त उहापोह और उथल पुथल मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के। ऐसी स्थिति में इन दोनों विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के इस बार जब आएंगे तो धीरेन्द्र पुंडीर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला केवल अंतरराष्ट्रीय या फिर क्रॉस बॉर्डर की बात चल रही है, या फिर देश के अंदर भी ऐसा कोई विषय है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है।
ସତ୍ୟ ଜିତିବା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम इस पूरे विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद में पहलगांव में इस तरह की घटनाओं को रिपीटेडली देखा जाता है। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेन्द्र कुलदीप सिंह दिल्ली से जुड़े हुए। धीरेन्द्र, एक बार मैं फिर से आपको मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में जो ये पूरी की पूरी जो घटना है देश के अंदर की किसी घटना के साथ में इसका कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन है या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही इसको समझा जाए सिर्फ? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये अलग बात है कि इसको कहीं से हम जोड़ना चाहें तो अलग बात है, लेकिन अगर सीधे तौर पर देखें, इन जो अटैक करने वाले लोग थे ये हार्डन्ड हैं, हार्ड ट्रेंड हैं। टीएफए जो अभी शुरुआती जानकारी है, जो उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया है, खासतौर से ये वैसे तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको 2023 में जब बैन किया था तो उसके गैजेट्स में जो बताया गया था उसमें बताया था कि ये लश्कर तैयबा ने जो एक नया फ्रंट बनाया 2019 के बाद, जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ऊपर शिकंजा कसा गया था, FATF जो उस पर लगी हुई थी उसकी जांच चल रही थी, तो उन लोगों ने डायरेक्ट तौर पर, चूंकि लेट का जो अलदावा है उसमें हाफिज सईद आपको पाकिस्तान में दिखता है, जैश का मसूद अजहर आपको पाकिस्तान में दिखता है, हिजबुल मुजाहिदीन के सारे लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर ये नई किस्म की, और उस समय कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। फलकान फोर्स है, इसके बाद उसमें गजवातुल हिंद है, इसके अलावा एक दो और, मतलब कई सारे एक के बाद एक छोटे छोटे घटक बनाए गए थे, जिसमें कहीं से आतंकी कहीं तक आ रहे थे। यानी आप उसमें ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो उनके जो अंडरग्राउंड वर्कर जो बिल्कुल छुप कर रहते हैं, और बिल्कुल नए लोगों का इस्तेमाल किया गया, और एक दूसरे को आतंकी संगठनों ने अपने गाइड और अपने अंडरग्राउंड वर्कर दिए गए, जो अमूमन नहीं दिए जाते थे। सब लोग अपना अलग काम करते थे। तो एक नई
वो है उसी तंजीम के लोग हैं और वो लगातार कोशिश करते हैं पाकिस्तान के। आप थोड़े दिन बाद दिखेगा, ये अभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के किसी पंजाब के किसी गांव के या किसी आसपास के छोटे शहर के ये लोग हैं जिन्होंने मदरसे में अपनी ट्रेनिंग की, पूजा वो पढ़ाई की होगी और वहीं से फिर जिहादी आउटफिट्स में शामिल होकर जन्नत में 72 हूरों के लिए ये यहाँ युद्ध करने आए। इनके लिए उनको वही पुराना रटा रटाया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ फला हो रहा है, या अब उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अब उस सीधे तौर पे जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो सीधे तौर पर ISIS के आने के बाद बदल गया है। वो सीधे तौर पर पूरी दुनिया में जो निज़ाम है वो शरिया निज़ाम है, उसको लागू करना है, कश्मीर पहला हिस्सा है, गजवाए हिंद है, ये इस तरह की लंबी डॉक्ट्रिन के शिकार होके आते हैं और जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। ये सबकी उम्र लगभग बहुत रेयर इनमें लेट 20s होता है, अर्ली 20s के लोग हैं और अगले कुछ दिनों में इनको एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये उम्र वाला जो आपने जो एक जिक्र किया कि ये 19 से 20-25 के अंदर के युवा होते हैं और इनके साथ में क्या उनको किस तरह से बरगलाया जाता है, किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, या फिर किस तरह से एक तरह यूं कहें कि ह्यूमन बॉम्ब बना दिया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का एक बयान आ रहा है। वो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में कायरतापूर्ण हरकत को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश कड़ा जवाब देगा। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त। देखिए, राजनाथ सिंह इस तरह से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र पुंडेर हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र, चूंकि आप ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए होते हैं, अक्सर इस तरह के बड़े मामलों को बहुत नजदीक से समझ रहे होते हैं। आपने एक बहुत सही विषय को प्रिंट आउट किया जिसमें उनके उम्र का जिक्र कर रहे हैं आप, कि वो बिल्कुल युवा अवस्था में होते हैं, यानी फुल एनर्जेटिक जो वक्त होता है उस समय उनको इस तरह के अंजामों के लिए धकेल दिया जा सकता है। क्या कोई मजबूरी होती है या फिर जो आपने कहा कि अब सीधे सीधे वो सरिया वाला स्टाइल अपना लिया गया? देखिए, मजबूरी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में चूंकि जहाँ भी फेल है जो परिवार नियोजन है तो वहाँ भी है, और वहाँ भी उसी तरह से परिवार में कई कई सारे बच्चे हैं, पैसे हैं नहीं, और पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह तबाह है। और लेकिन ये कोई कारण अकेला नहीं है, बहुत सारे अच्छे परिवारों के बच्चे भी आपको दिखेंगे जो आतंकी संगठनों के यहाँ हैं। अभी हाल फिलहाल में पूरी एक मैं बुक पढ़ रहा था जिसमें उनके प्रोफाइल तैयार किए गए थे, तो उसमें डॉक्टर से इंजीनियर के घरों से भी बच्चे निकले हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये वही हैं जो गांव में हैं, जिनके पास पैसे की स्थिति नहीं, वो अपने घर के लिए, जो चूंकि उसके घर जब वो मदरसे में पढ़ते हैं तो उनको वॉच कर लिया जाता है, टैलेंट हंट की तरह है, वो टैलेंट हंट किया जाता है वहाँ से, और उनको इमोशनली तैयार किया जाता है। चूंकि पैसा और वो है नहीं, उसके बाद ये बताया जाता है उनके परिवार के लोग जन्नत में जाएंगे। हूरों का जो एक कंसेप्ट है वो तो है ही जो उनको बताया जाता है। इसीलिए बहुत बार आपको ये सुनने को मिलता था जब आप वहाँ जाते थे, बाकायदा उनकी पूछताछ में होता था जो जिंदा पकड़ा जाते थे कि वो रेजर करा लेते थे अपनी बॉडी को, क्योंकि हूरों से मिलना है उनको, गंदे नहीं रहना चाहिए, बाल नहीं रहना चाहिए बॉडी पे, और वो इस तरह की चीज़ों के साथ वो तैयार होके आते हैं। और जब उनको होता है तो जैश ए मोहम्मद या इस तरह के जो संगठन है वो उनके घर वालों को पैसा भी देते हैं। बाद में अगर वो बच के चले गए, जिसको गाजी कहा जाता है, तो उनकी निगाह में वो गाजी हो जाता है। हालांकि वो फिर अगली लड़ाई की तरफ चला जाता है, वो गाजी को होना तो शहीद ही होता है उनके यहाँ।
लेकिन वो लगातार उसको पैसे मिलते हैं, उसको उसके लिए परिवार वालों को कर्जा उतर जाता है। यहाँ के बहुत सारे अगर आप उसमें देखेंगे जो आतंकियों के प्रोफाइल बने हैं, अगर 20 के बाद भी देखेंगे, जो 2019 के बाद भी, तो उनमें से कई सारे जुए का पैसा या किसी चीज का पैसा जिस पर लोन हो गया, कुछ हो गया, उसको उतारने के लिए भी वो आतंकी बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक बड़ा विषय है, लेकिन मजेदार बात इसमें माफ कीजिएगा, इसमें मजेदार बात नहीं हो सकती है। जो मेन बात है वो यही है कि सीधे तौर पर उनको उस डॉक्ट्रिन का सहारा लिया जाता है जो लगातार है, जो इस्लामिक जिहाद का कंसेप्ट है, उसका सहारा लेकर ही वो यहाँ तक पहुँचते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो किया है इसके बदले में जन्नत उनको मिल जाएगी, जिसको जन्नत वो कहते हैं, और उसके परिवार के लोगों को भी मिल जाएगी। वो उनको मतलब कुल मिला के हम यदि ये कहें कि ये पूरा का पूरा विषय इस्लाम से जुड़ा हुआ है सर। देखिए, लोग बड़ा अजीब किस्म के यहाँ तर्क देते हैं हिंदुस्तान में। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो साफ तौर पे वो कह रहा है, मारने वाला कह रहा है कि आप बताओ आप कौन है। वो हिंदू होने के नाते मार रहा है। वो सीधे तौर पर वहाँ पढ़ के आ रहा है मदरसे से, वो वहाँ ये सीधा पढ़ के आ रहा है कि काफिर हैं, नजस हैं, इनको मारना चाहिए। यानी जो इंसानी, जो दुनिया में कोई भी मखलूक है उससे भी गंदे हैं, यानी कोई भी स्पीसीज है उससे गंदे हैं ये लोग, इनको कत्ल करना जायज है, इनको या तो ये धिम्मी बन के रहेंगे। ये तमाम चीजें वो पढ़ के आए हैं, वो उनके बुक्स में है। इसको कोई भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो वो करे, लेकिन आजकल मीडिया ये वो पूरा दौर है, ये आप देख सकते हैं, इंटरनेट का दौर है। ये बाकायदा सत्ता, जो सियासत्ता है, उनकी जो 6 किताबें हैं और जो मूल किताब है कुरान शरीफ है, उसके बाद हदीसें हैं, और उसके बाद जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, सही अबी दाऊद, और उसके बाद तफसीरें हैं इब्ने कसीर, और वो तमाम चीज़ों में इस बात के लिए लिखा रखा है। कोई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप जब तक समस्याओं को सही तरह से रवि समझेंगे नहीं, उसका हल नहीं निकालेंगे। और हिंदुस्तान लगातार आज से नहीं, लगभग 1000 सालों से जो अटैक भी हुए, जो 800 सालों तक लगातार हमलों का एक सिलसिला है, 1200 से लेके 1707 तक, तो जब तक औरंगजेब मरता है तब तक की एक उस पूरी परंपरा में भी अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर पहचान का संकट है। आप उनकी क्लैरिटी को पहचान नहीं रहे। आसिम मुनीर जो कह रहा है, उस जैसे बयान यहाँ आपको हजारों लोग मिल जाएंगे मदरसों में देते हुए। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। जो मदरसों में अगर वो जो फतवाए आलमगिरी पढ़ रहे हैं, उसमें इससे ज्यादा कई खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आप चूंकि उसको बंद नहीं करते, आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में बैठे हुए लोग, देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों की आंखों पर इस तरह का चश्मा है। उनको लगता है कि आप सच बोलेंगे तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगी। आप जब तक आप सच नहीं बोलेंगे रवि, आप घटनाओं के इस तरह के शिकार होते रहेंगे। आपकी बच्चियां इसी तरह से विधवा होती रहेंगी, जो आंखों के सामने दिख रहा है। किस तरह से एक लेफ्टिनेंट जो है नौसेना का, एकदम नया बच्चा जो अभी तक कहीं वॉर के या किसी भी तरह का जो एक वो है, एकदम शादी के महज 4-5 दिन, 1 हफ्ता भी नहीं होता है, उस को देख रहे हैं आप, उस बच्ची की चीख सुन रहे हैं। वो बच्चा आपको दिख रहा है जो एकदम फौज को देख के डर गया, मां रो के कहती है कि मेरे बच्चों को मत मारो। इस तरह के सीन आपको दिखेंगे, लेकिन नैरेटिव दूसरी तरफ से तैयार होगा। नैरेटिव ये होगा कि वो स्कूल मास्टर का बच्चा था, जब वो मारा जाएगा, कोई दिल्ली से जाएगी पत्रकार और वो अंग्रेजी में बड़े शानदार लेख लिखेगी कि किस तरह से एक स्कूल मास्टर का बच्चा ये हो गया। जबकि के फाइल, कश्मीर फाइल जो फिल्म नहीं, एक पूरी किताब है जिसको वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, उसने बाकायदा जाकिर मूसा का बताया कि किस तरह से मरने पर 10,000 लोगों की भीड़ है, और मरने पर उसके माँ बाप बता रहे हैं कि इस्लाम के लिए लड़ना है, आप अलग अलग तंजीमों में मत बढ़िए। आप वहाँ जो हजारों लोग लाके जा रहे हैं। ओके धीरज, मुझे एक लास्ट सवाल है जिस पर हम आपका जवाब लेंगे कि आखिरकार इस पूरे मसले का हल क्या है। इस पर हम आपसे इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आजाद का एक छोटा सा बयान है, वो भी हम सुन लेते हैं। लेकिन सवाल धीरे आपके लिए है कि आखिरकार इस समस्या का हल क्या है। बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूंगा समय का। हमला हुआ है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? बदकिस्मती से इंसिडेंट हुआ है, पीक सीजन। सबसे पहले ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए,
वो कम है। और जैसे आपने शुरू किया, मैं उसी से बात करता हूं। बहुत सारे वाकये धीरेन्द्र, इस पूरी समस्या का आखिरकार समाधान क्या है? देखिए, समस्या को पहले आप समस्या मान लें, उसके बाद समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। रवि, अभी तक आपके पॉलिटिशियंस इसको नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि ये एक कुछ भटके हुए युवा हैं, ये हैं, और खास तौर से हिंदुस्तान में जो पेंट किया गया है रवि, वो 1987 के उस इलेक्शन की रिगिंग को कश्मीर की अपराइजिंग, मास अपराइजिंग वर्ड इस्तेमाल जो करते हैं, माफ कीजिएगा, वो उसी चीज को मानते हैं कि साहब वहां रिगिंग हुई, जबकि वो रिगिंग होने से पहले यूसुफ शाह खुद 72, 77 और उसमें चुनाव जीत चुका था, विधानसभा में रह चुका था। पहला जो घटना है वो एक बैंक लूटने की घटना थी 2 जनवरी 1971 का, जहां तक मुझे याद आता है। उससे पहले एक राइफल छीनने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान पर अटैक हुआ, ये 68 में हुआ। 60s में अल फतेह नाम का ग्रुप था। तो ये कोई आज की घटना नहीं है, इस पर पेंट आप करते जा रहे हैं, आप आंखें बंद कर रहे हैं, इसीलिए आपको लाशों को देखना पड़ रहा है, अपने बच्चों की, अपने आने वाले जो युवा हैं, जो इस देश का भविष्य थे, उनकी लाशों पर आप हर बार देखते हैं वो फोटो जिस पर एक लाश के साथ बैठी वो नवयुवती, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या सोच रही होगी, या क्या उस दर्द में उसको कुछ याद आ रहा होगा। लेकिन इस देश को मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ इस तरह के सीन मिलते हैं, क्योंकि आप जब ये इंतजार करते हैं कि एक लड़की जिसके साथ सामूहिक रेप किया गया उसको आरे से चीर दिया गया जिंदा रेप के बाद, ताकि वो 2 टुकड़ों में बट जाए, ये वहां कश्मीर में, और आप का सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं अभी ये बहुत पुराना समय हो गया, इस पर जांच नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है कि तब आप समस्याओं के समाधान की बात आप बाद में करेंगे, जब आपको समस्या समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए धीरेन्द्र, बहुत सारे विषयों पर अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हमने इस पूरे विषय को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और ये विषय अभी भी और भी बहुत कुछ बिंदुओं को सामने लेकर के आएगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार करिए। जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7। धीरेन्द्र पंडित, आपका नमस्कार।